हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की सुपर टेट की तैयारी। हम में से कई लोग तो ये सोच रहे होंगे कि अभी सुपर टेट का तो कोई अता पता है नहीं, कोई नोटिफिकेशन आए तब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज ऐसा ना सोचें, क्योंकि आपको इतना टाइम नहीं दिया जाएगा। हमें ऑलरेडी इतना टाइम मिल चुका है 2019 से लेकर अब तक का। और अगर अब भी जॉब नहीं मिली, एग्जाम पास नहीं हो पाया, इतना टाइम लेने के बाद भी, तो फिर से 4 से 5 साल इंतजार आप कर पाएंगे क्या? शायद नहीं। मेरे एक भाई हैं जिन्होंने बताया कि कैसे यूपी टेट के कुछ दिन बाद, जैसे उन्होंने यूपी टेट दिया, उसके कुछ दिन बाद 20 से 25 दिन बाद सुपर टेट आ गया था। तो कैसे 20 से 25 दिन में उन्होंने अपनी तैयारी कंटिन्यू करी और सुपर टेट पास भी किया और जॉब भी ली उन्होंने सुपर टेट में। आज वो एक गवर्नमेंट टीचर है। जैसे सुपर टेट का सिलेबस इतना ज्यादा है, 12 से 13 सब्जेक्ट हैं। तो हम क्या करते हैं कि पहले एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, दूसरी पढ़ेंगे, तीसरी पढ़ेंगे। जब तक एंड होने वाला होता है, तब तक क्या है कि पहले जो हमने पढ़ा होता है उसको हम भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपको एक टाइम टेबल बनाना है। ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिससे सभी सब्जेक्ट एक वीक के अंदर कवर होते जाएं। जैसे कि एक 12 से 13 सब्जेक्ट है, तो कैसे हम इन 12 से 13 सब्जेक्ट को एक वीक के अंदर ही रिवीजन बार बार करेंगे, बार बार इसका रिवीजन करेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अपना टाइम टेबल आपके साथ शेयर करूं, सारी बुक्स जिससे मैं पढ़ती हूँ, सारे नोट्स, कौन सी क्लासेस लेती हूँ, तो आप मुझे बताएं, मैं सब कुछ अपना टाइम टेबल आपके साथ शेयर करूंगी। और जो भी मेरे पास नोट्स हैं, तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो मेरे पास है बुक्स नोट्स सब मैं आपसे शेयर करूँ और आप भी पढ़ाई करो अपनी। तो जैसे मैंने क्लास स्टार्ट करी है सुपर टेट की। अभी ये चाइल्ड साइकोलॉजी चल रहा है। तो इसको करने के बाद में जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी पूरी पीडीएफ दूंगी मैं आपको। फिर हम दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो सुपर टेट के लिए जो मैंने क्लास स्टार्ट करी है, वो आपको डेली देखनी है। उसमें जो मैंने नोट्स बनाए अपने खुद के, वो नोट्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ उस क्लास में। तो जैसा कि हम दो क्लास में पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ा था हमने बैक भिन्नता, वो टॉपिक पूरा कवर किया। दूसरा पढ़ा था हमने बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। और आज हम पढ़ेंगे विकास के सिद्धांत और इनके प्रवर्तक। जितने भी विकास के सिद्धांत हैं और उनके कौन सा सिद्धांत किसने दिया था, कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिया था, वो सब हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आप बताना कि ये जो मैंने छोटा सा प्रयास किया है आप सबके लिए, वो आपको कैसा लगा। तो आज का टॉपिक है विकास के सिद्धांत और इनके प्रवर्तक। तो पहला सिद्धांत है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जो कि सिगमंड फ्राइड द्वारा दिया गया है। किसने दिया है? सिगमंड फ्राइड ने। दूसरा है मनोसामाजिक सिद्धांत, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, ये दिया है एरिक एरिक्सन ने। तीसरा है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसको दिया है जीन पियाजे ने। फोर्थ है नैतिक विकास का सिद्धांत, ये दिया है हॉलबर्ग के द्वारा। फिर पारिस्थितिकी सिद्धांत को दिया है यूरी
ब्रोन पेन ब्रेनर द्वारा। भाषा विकास का सिद्धांत है वो नॉम चॉम्स्की द्वारा दिया गया है। 7th नंबर है नैतिक विकास का सिद्धांत, इसे जीन पियाजे ने दिया है। 8th नंबर का है सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद, या इसे हम सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत भी कहते हैं, ये दिया था वाइगोत्स्की ने। तो इन सबको हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जिसे दिया था फ्रायड ने। तो इसके बारे में मैंने लिखा है, डिटेल में लिखा है कि यह सिद्धांत सिगमंड फ्रायड द्वारा दिया गया है। सिगमंड जो फ्रायड थे वो कहाँ के निवासी थे? ऑस्ट्रिया वियना के निवासी थे। तो फ्रायड ने अपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में किसी मानव के व्यक्तित्व की चर्चा करते हुए उसके अचेतन, चेतन, अचेतन एवं अर्धचेतन मन की बात करते हैं। जो फ्रायड हैं वो किसी मानव के व्यक्तित्व की चर्चा करते हुए उसके चेतन, अचेतन एवं अर्धचेतन मन की बात करते हैं। साथ में इदम, अहम, पराअहम के द्वारा यह बताते हैं कि एक मानव के व्यक्तित्व की तीनों अवस्थाएं किस प्रकार काम करती हैं। तो उन्होंने मानव विकास के व्यक्तित्व की चर्चा भी करी है और जो मानव मन के जो सिद्धांत हैं उनको भी दिया है। मन की जो अवस्थाएं हैं, मानव के व्यक्तित्व की जो तीनों अवस्थाएं हैं वो किस प्रकार काम करती हैं, ये भी बताया है। तो पहले पढ़ेंगे हम, फ्रायड ने अपने सिद्धांत में किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की 3 अवस्थाओं का जिक्र किया है। पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व की तीनों अवस्थाओं को। तो व्यक्तित्व की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? इदम, जिसे हम इड भी बोलते हैं। दूसरा अहम, जिसे ईगो बोलते हैं। तीसरा है पराअहम, जिसे सुपर ईगो बोला जाता है। तो इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला है इदम। पहला कौन सा है? इदम। ये जन्मजात होता है, यह अचेतन मन से जुड़ा होता है। इसमें मानव की सुख की कल्पना एवं लालसाएं होती हैं। इसमें कामुकता, अनैतिकता, असामाजिकता, इच्छाओं का भंडार होता है। ये कुसमायोजन के लिए भी जिम्मेदार होता है। यह सही और गलत का भेद नहीं कर पाता है। यह अचेतन मन से जुड़ा होता है। इसमें पशु प्रवृत्ति एवं नियंत्रण न होना। इसमें क्या होता है कि मनुष्य पशु प्रवृत्ति के समान होता है, उसे खुद पर नियंत्रण नहीं होता है। ये अवस्था शेषावस्था की भांति होती है। इसमें क्या होता है कि मानव के अंदर दानव वाली प्रवृत्ति पाई जाती है। मानव के अंदर दानव वाली प्रवृत्ति पाई जाती है इसमें। अब दूसरा है अहम। इसको हम ईगो बोलते हैं। तो अहम में क्या होता है कि अहम में चेतना, वृद्धि एवं तार्किकता होती है। इसका संबंध वास्तविकता से होता है। ये अहम जो होता है वो इड यानी कि इदम पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। इसके द्वारा इदम और पराअहम के बीच समन्वय स्थापित होता है। यह चेतन मन से जुड़ा होता है। ये अवस्था है ना, ये बाल्यावस्था की भांति होती है। जो पहली थी इदम वाली, वो शेषावस्था की भांति होती थी और ये बाल्यावस्था की भांति होती है। इसमें जो इदम होता है, इदम में मानव के अंदर दानव वाली प्रवृत्ति पाई जाती है और अहम में मानव के अंदर मानव वाली प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इदम को पढ़ा, अहम को पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे पराअहम को, यानी कि सुपर ईगो। तो अब हम पढ़ेंगे सुपर ईगो। सुपर ईगो में क्या होता है कि ये पराअहम जो आध्यात्मिक तथा आदर्शवादी व्यक्तित्व की अवस्था है। जो सुपर ईगो होता है वो आध्यात्मिक और आदर्शवादी होता है। इसमें अहम के द्वारा लिए गए निर्णयों को दिशा प्रदान की जाती है। आदर्शवादी नैतिकता सामाजिक आदर्शवादी सिद्धांत पर आधारित होता है। कौन से सिद्धांत पर आधारित होता है? आदर्शवादी, नैतिकतावादी और सामाजिकवादी। ये इन सिद्धांतों पर आधारित होता है। ये अवस्था किशोरावस्था की भांति होती है। जैसे इदम को पढ़ाता वो शेषावस्था की भांति होता है, अहम बाल्यावस्था की, और जो पराअहम है वो किशोरावस्था की भांति होता है। इदम में
मानव के अंदर दानव वाली प्रवृत्ति होती थी। अहम में मानव के अंदर मानव वाली प्रवृत्ति पाई जाती है, और मानव के अंदर देवत्व वाली जो प्रवृत्ति पाई जाती है वो होती है सुपर ईगो में। तो अभी तक हमने पढ़ा है व्यक्तित्व के व्यक्तित्व की 3 अवस्थाएं, इनके बारे में जाना कि कौन कौन सी 3 अवस्थाएं होती हैं, इदम, अहम और परा अहम, इड, ईगो और सुपर ईगो। अब हम पढ़ेंगे कि सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत मस्तिष्क की 3 अवस्थाओं के बारे में बताता है। इसने मस्तिष्क की जो मन की जो अवस्थाएं वो 3 अवस्थाएं बताई हैं। जो फ्राइड है उन्होंने मन की 3 अवस्थाओं के बारे में बताया है। मन की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? चेतन, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। तो पहले हम चेतन मन के बारे में पढ़ेंगे कि चेतन मन में क्या क्या होता है। चेतन मन में क्या होता है कि ये मस्तिष्क की जागृत अवस्था होती है। इसका संबंध होता है वो किससे होता है? वास्तविकता और वर्तमान से होता है। ये मस्तिष्क की जागृत अवस्था है, इसका संबंध वास्तविकता से एवं वर्तमान से होता है। फ्रायड द्वारा चेतन संपूर्ण मस्तिष्क का 1/10 भाग होता है। जो संपूर्ण मस्तिष्क होता है, संपूर्ण मन का 1/10वां भाग बताया उसने चेतन मन को। अब पढ़ेंगे हम अर्धचेतन मन। तो अर्धचेतन मन में कहा गया है कि ये कामुकता एवं अनैतिकता का भंडार होता है। जो अचेतन मन है उसमें कामुकता और अनैतिकता का भंडार होता है, और कुंठित इच्छाएं होती हैं। इसमें इच्छाएं कैसे होती हैं? कुंठित इच्छाएं होती हैं। ये नियंत्रण से बाहर होता है, और इसका जो संपूर्ण मस्तिष्क होता है वो 9/10 होता है। अभी चेतन मन कितना होता है? 1/10। और ये संपूर्ण मस्तिष्क का कितना होता है? 9/10। अब तीसरा है अर्धचेतन मन। तो अर्धचेतन मन जो हमें याद नहीं होता है, लेकिन मस्तिष्क पर जोर लगाने से याद आ जाता है। कोई भी चीज हमें याद नहीं है पर हम जोर लगाते हैं माइंड पर, तो वो चीज हमें याद आने लगती है, तो वो होता है अर्धचेतन मन में। तो यह चेतन व अचेतन मन की बीच की अवस्था है। जो अर्धचेतन मन है वो चेतन और अचेतन मन की बीच की अवस्था होती है। सिगमंड फ्रायड ने हमारे मन या मस्तिष्क की तुलना एक बर्फ के टुकड़े से की है। जो सिगमंड फ्रायड है उन्होंने हमारे मन की तुलना एक बर्फ के टुकड़े से की है। अब पढ़ेंगे हम सिगमंड फ्रायड का मनोलैंगिक सिद्धांत। यह सिगमंड फ्रायड का मनोलैंगिक सिद्धांत। फ्रायड ने मनोलैंगिक सिद्धांतों को 5 अवस्थाओं में बांटा है। वो कौन कौन सी अवस्थाएं? पहली है मौखिक अवस्था, दूसरी गुदावस्था, तीसरी लैंगिक अवस्था, चौथी सुप्ता या अदृश्य अवस्था भी बोलते हैं इसे, पांचवी है जन्मेंद्रिय अवस्था। तो जो मौखिक अवस्था है वो जन्म से लेके 18 माह तक होती है। गुदावस्था है वो 18 माह से 3 वर्ष तक होती है। लैंगिक अवस्था 3 से 5 वर्ष तक, सुप्तावस्था 6 से 12, और जो जननेंद्रिय अवस्था होती है वो 12 से ऊपर होती है। तो एक एक करके हम सारी अवस्थाओं के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पहली है मौखिक अवस्था, जो जन्म से लेके 18 माह तक होती है। तो इसमें 1 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं, इसमें बच्चे होते हैं वो 1 साल से कम आयु के होते हैं। इस अवस्था में लिबिडो का क्षेत्र मुख्य होता है। इसमें जो काम वासना का क्षेत्र होता है बच्चे का वो होता है मुख्य, क्योंकि जो भी चीज कुछ भी बच्चे के सामने चीजें रखी है वो सीधा मुंह में ले जाता है। तो बालक मुंह से करने वाली क्रियाओं में आनंद की प्राप्ति होती है, जैसे कि चूसना, काटना, कोई भी चीज हो वो अपने मुंह में ले जाएगा, क्योंकि इसका जो लिबिडो क्षेत्र होता है वो मुंह होता है, मुख द्वारा होता है। दूसरी है गुदावस्था। दूसरी गुदावस्था ये 18 माह से लेके 3 वर्ष तक होती है। इसमें ये मनोलैंगिक विकास की दूसरी अवस्था है। इसमें कामुकता का जो क्षेत्र होता है वो मुख की जगह गुदा होता है। अभी जो मुख्य अवस्था में था वो मुख था, अब जो गुदा अवस्था है उसमें कामुकता का क्षेत्र
मुंह की जगह गुदा होता है। इसमें बच्चे मल मूत्र त्यागने और रोकने में आनंद की अनुभूति करते हैं। ये थी गुदावस्था। अब लैंगिक अवस्था, तीसरी है लैंगिक अवस्था जो 3 से 5 वर्ष होती है। यह मनोलैंगिक सिद्धांत की तीसरी अवस्था है। इसमें कामुकता का क्षेत्र जननेंद्रिय होता है। इस अवस्था में लड़के में मातृ प्रेम तथा लड़की में पितृ प्रेम की भावना जागृत होती है। और इसमें ग्रंथि होती है जैसे ओडिपस ग्रंथि। इसमें क्या होता है कि लड़कों का माँ के लिए प्यार होता है एवं पिता के लिए ईर्ष्या होती है। ओडिपस ग्रंथि में होता है कि जो लड़का होता है वो माँ से तो प्यार करता है और पिता से ईर्ष्या करता है। इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है, इसमें लड़की पिता से तो प्यार करती है और माता से ईर्ष्या करती है। अब 4th नंबर है सुप्तावस्था। 4th नंबर है सुप्तावस्था जिसे हम अदृश्य अवस्था भी बोलते हैं। ये है 6 से 12 वर्ष तक जो अवस्था होती है वो होती है सुप्तावस्था। इस अवस्था में कामुकता का क्षेत्र अदृश्य होता है। इसमें बच्चा स्कूल में जाने लगता है। इस अवस्था में बच्चा अपने हम उम्र के बच्चों के साथ खेलकर अदृश्य लिबिडो को संतुष्टि प्राप्त करता है। तो ये होगी सुप्तावस्था। अब हम जानेंगे जननेंद्रिय अवस्था को। ये होती है 12 वर्ष के बाद। इसमें बालक के अंदर हार्मोन्स का निर्माण होने लगता है। जो जननेंद्रिय अवस्था होती है इसमें क्या होता है कि बालक के अंदर हार्मोन्स का निर्माण होने लगता है। इस अवस्था में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण उत्पन्न होने लगता है। कुछ नोट है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे स्वप्रेम। ये फ्राइड ने दिया है कि बच्चा इसमें क्या होता है वो खुद से प्यार करता है, स्वयं के प्रति आकर्षण होता है बच्चे के अंदर। फ्राइड ने 2 मूल प्रवृत्ति दी है, जीवन और मृत्यु, थानाटोस और इरोस और थानाटोस। सिगमंड फ्राइड के शिष्य युंग ने अपनी लिबिडो का विरोध किया है। सिगमंड के जो फ्राइड के जो शिष्य युंग थे उनकी लिबिडो का, जो फ्राइड के शिष्य थे युंग, उन्होंने फ्राइड की लिबिडो का विरोध किया है। दूसरा है मनोसामाजिक सिद्धांत। अब तक हमने पढ़ा था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत फ्राइड का। अब हम पढ़ेंगे मनोसामाजिक सिद्धांत जो एरिक एरिक्सन ने दिया है। इसके द्वारा जीवन अवधि को 8 भागों में बांटा गया है, इसीलिए इसे जीवन अवधि विकास सिद्धांत भी कहते हैं। जो एरिक एरिक्सन है उन्होंने पूरे जीवन को 8 भागों में बांटा है, तो इसीलिए इस सिद्धांत को जीवन अवधि विकास सिद्धांत भी कहते हैं। तो कौन कौन सी वो 8 अवस्था हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो पहली स्टेज है विश्वास बनाम अविश्वास। विश्वास बनाम विश्वास ये होती है जन्म से लेके 18 माह तक। जन्म से लेके 18 माह तक होती है। जब बच्चे को माँ बाप का प्यार मिलता है तो बच्चे में विश्वास या भरोसा होता है। जब बच्चे को माँ बाप का प्यार मिलता है तो बच्चे में भरोसा होता है, विश्वास होता है। तो ये हो गया विश्वास बनाम अविश्वास है। अब अविश्वास के बारे में, जब बच्चे को माँ बाप का प्यार नहीं मिलता है तो वो निराश या अकेलापन महसूस करने लगता है। तो ये पहली स्टेज थी कि विश्वास बनाम अविश्वास। तो इसमें बोला गया है कि जैसे जब बच्चे को माँ बाप का प्यार मिलता है तो बच्चे में विश्वास उत्पन्न होता है, और जब बच्चे में माँ बाप का प्यार जब बच्चे को माँ बाप का प्यार नहीं मिलता है तो वो निराश महसूस या अकेलापन महसूस करने लगता है। दूसरी स्टेज है स्वायत्तता बनाम सर्व। ये होती है 18 से 3 वर्ष। ये होती है 18 से 3 वर्ष। इसमें होता है कि बच्चे को खेलने कूदने की स्वतंत्रता दी जाती है, तो वह कोई भी काम कर सकता है। जब बच्चे को स्वतंत्रता मिलेगी काम करने की तो वो कोई भी काम कर सकता है। और ये वाला बोलता है कि बच्चे को खेलने कूदने न दिया जाए तो उसमें संदेह की भावना होगी और वह कहेगा कि मैं इस काम को नहीं कर सकता। तो जब बच्चे को खेलने कूदने की स्वतंत्रता मिलेगी तो वो कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है, और अगर बच्चे को खेलने कूदने की स्वतंत्रता न दी जाए तो उसमें संदेह, शर्म की भावना उत्पन्न होने लगती है।
तीसरी स्टेज है पहल बनाम दोषिता। ये कितने वर्ष की है? 3 से 6 वर्ष। पहल बनाम दोषिता, पहल बनाम दोषिता यह 3 से 6 वर्ष। बच्चों को चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो बच्चों में आपराधिकता या दोष प्रवृत्ति जागृत होगी। बच्चों को चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि हम उन्हें प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो उनमें आपराधिकता प्रवृत्ति जागृत हो जाएगी। अब स्टेज फोर्थ में आ गए परिश्रम बनाम हीनता। ये 6 से 12 वर्ष होती है। यदि बच्चे के उद्यम परिश्रम का विकास पर ध्यान नहीं दिया जाए, यदि बच्चे के उद्यम परिश्रम का विकास पर ध्यान दिया जाए तो बच्चा परिश्रमी बनेगा। यदि उसके परिश्रम भावना पर ध्यान न दिया जाए तो उसके अंदर हीनता की भावना जागृत होगी। ये परिश्रम बनाम हीनता में कहा गया है कि अगर हम बच्चे के उद्यम का विकास पर ध्यान देते हैं तो वो परिश्रमी बनेगा, और हम ध्यान नहीं देंगे तो उसके अंदर हीनता की भावना जागृत हो जाएगी। अब 5th स्टेज है पहचान बनाम भ्रांति, जो 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच होती है। जब बच्चा परिश्रमी बनेगा तो उसकी पहचान होगी। अगर परिश्रम की भावना ही नहीं की जाए तो उसमें खुद को समझने में भ्रम होगा। जैसे अगर बच्चा परिश्रमी है तो परिश्रमी बच्चा बनेगा तो उसकी पहचान भी होगी, और अगर परिश्रम की भावना ही उत्पन्न नहीं होगी उसके अंदर तो वो खुद को समझने में भी भ्रम होगा। सिक्स्थ स्टेज है आत्मीय बनाम अलगाव, जो 18 से 35 वर्ष के बीच होती है। आत्मीय बनाम अलगाव, इसमें कहा जाता है कि पहचान बनने के बाद लोग समाज से जुड़ने लगते हैं। जो नहीं जुड़ पाते हैं उसमें अलगाव की भावना होती है। जब पहचान बनने के बाद लोग समाज से जुड़ेंगे और अगर वो समाज से नहीं जुड़ पाते हैं तो उनमें क्या होता है कि अलगाव की भावना उत्पन्न होने लगती है। स्टेज 7 है जननात्मकता बनाम स्थिरता, जो 35 से 65 वर्ष के बीच में होती है। इसमें व्यक्ति आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचकर कुछ साधन इकट्ठा करता है। व्यक्ति क्या करता है कि अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचता है और कुछ साधन इकट्ठा करता है, जिससे अगर उसमें जननात्मकता की भावना ही उत्पन्न नहीं होगी तो उसमें स्थिरता ही कैसे आएगी। स्टेज लास्ट है 8th संपूर्णता बनाम निराशा, जो 65 वर्ष से ऊपर होती है। तो इसमें बीते हुए समय के बारे में व्यक्ति सोचता है कि यदि सकारात्मक विचार बनते तो वो अपनी जीवन को सुखद अनुभव करता। कि व्यक्ति की अगर सकारात्मक विचार बनते तो वो अपने जीवन का सुखद अनुभव करता है। यदि बीते हुए जीवन में सकारात्मक विचार नहीं बन पाते हैं तो व्यक्ति कैसा हो जाता है? उदास या निराश हो जाता है। संपूर्णता बनाम निराशा में कहा गया है कि यदि व्यक्ति के बारे में व्यक्ति सोचता है कि यदि सकारात्मक विचार बनते हैं तो वो अपने जीवन की सुखद घटनाओं का अनुभव करता है। यदि बीते हुए जीवन में सकारात्मक विचार नहीं बन पाते हैं तो व्यक्ति उदास हो जाता है, निराशा होने लगती है। तो अभी हमने पढ़ा मनोसामाजिक सिद्धांत, एरिक एरिक्सन ने जो दिया था उसकी हमने सारी अवस्थाएं पढ़ ली हैं। कितनी अवस्थाएं दी हैं? 8 अवस्थाओं के बारे में। अब हम पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसे दिया था जीन पियाजे द्वारा। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को किसने दिया था? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? पहली है संवेदी पेशी अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है।
संवेदी पेशी अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इसमें क्या क्या आता है कि बच्चा जो होता है वो इंद्रियों द्वारा सीखता है। बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व होता है कि कोई चीज है बच्चे की छुपा दी जाती है तो उसे ऐसा लगता है कि सामने रखी है, वो उसके सामने रहती है। मूल प्रत्यात्मक व्यवहार होता है बच्चे का, और बच्चा होता है वो अनुकरण द्वारा सीखता है, अनुकरण करता है बच्चा इसमें। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है 2 से 7 वर्ष के बीच की जो अवस्था होती है वो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है कि अविलोमीयता होती है, संरक्षण का अभाव होता है बच्चे के अंदर, जीववाद होता है। जैसे बच्चे को लगता है कि जैसे वो चल रहा है तो उसके साथ में सूरज भी चल रहा है या पृथ्वी घूम रही है, तो ये सारी चीजें बच्चे के अंदर जीववाद होता है। बच्चा अहम केंद्रित होता है, बच्चा अहम केंद्रित होता है, बच्चे में अतार्किक चिंतन होता है। इस जो ये जो स्टेज है इसमें क्या होता है कि बच्चे के अंदर अतार्किक चिंतन होता है और अपलटावीपन होता है। इसमें बच्चा गिनती, वर्णमाला, क्रम आदि की शुरुआत करने लगता है। गिनती की, वर्णमाला और क्रम आदि की शुरुआत होती है बच्चे की। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष होती है। इसमें क्या होता है कि संरक्षण का भाव होता है, विकेंद्रीकरण, श्रृंखला का ज्ञान, बच्चा वर्गीकरण करने लगता है चीजों का, क्रम परिपक्व हो जाता है और बच्चे के अंदर तार्किक चिंतन की शुरुआत हो जाती है। अभी तक जो आपने देखा था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या हुआ था कि बच्चे के अंदर तार्किक चिंतन होता था, अब इसमें तार्किक चिंतन की शुरुआत हो जाती है। समानता एवं अंतर करना सीख जाता है बच्चा चीजों में। गणितीय संक्रिया जैसे कि भाग, जोड़, घटाना ये सब सीख जाता है। और पलटावीपन। तो ये थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं। अब है फोर्थ है अमूर्त या औपचारिक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 15 वर्ष तक होती है। इसमें क्या होता है कि बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। अब सारी चिंतन होता है, जैसे कि एक कोई चीज है उसके बारे में अलग अलग तरीके से सोचने लगता है बच्चा। उसके अंदर परिकल्पना का चिंतन होने लगता है। कल्पनाशीलता सर्वोत्तम होती है बच्चे की इस स्टेज में। तो ये थी जीन पियाजे की विकास की अवस्था है। तो ये था सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था जीन पियाजे का। अब हम पढ़ेंगे तो जीन पियाजे से जुड़े कुछ शब्द हैं, जैसे स्कीमा क्या होता है कि सूचना एवं ज्ञान का भंडार होता है इसमें। अनुकूलन में क्या होता है कि पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ने पर कठिनाइयों का अनुभव होना, तो वो कहलाता है अनुकूलन। संगठन में होता है कि सीखे हुए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ना, क्या कहलाता है संगठन। इन्होंने कहा है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, वे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। ये किसने कहा है? प्याजे ने, कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं और वे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। अब अनुकूलन है। अनुकूलन तो अनुकूलन में आत्मसातीकरण क्या होता है? समायोजन और साम्यधारण या संतुलीकरण, इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे आत्मसातीकरण क्या होता है कि कोई पूर्व ज्ञान है, पूर्व ज्ञान में कोई नया ज्ञान जुड़ जाता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ने पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। समायोजन में क्या होता है कि पूर्व ज्ञान में अगर हम नया ज्ञान जोड़ते हैं तो वो परिवर्तित हो जाता है। पूर्व ज्ञान में नया ज्ञान जोड़ने पर उसमें परिवर्तन हो जाता है। साम्य धारण में क्या होता है कि सही स्कीमा का निर्माण करता है बच्चा। बच्चे को हर चीज की सही जानकारी हो जाती है इसमें। ये होता है साम्य धारण या संतुलीकरण। तो अब हम पढ़ेंगे नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग का। जीन पियाजे को पढ़ लिया है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो अब पढ़ेंगे हम नैतिक विकास का सिद्धांत, जो दिया था कोहलबर्ग ने।
लॉरेंस कोलबर्ग जो जर्मन वैज्ञानिक थे, इनका अध्ययन हिंज नामक एक व्यक्ति पर आधारित था। इन्होंने 10 से 16 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किया है। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास सीधी रेखा में नहीं होता, बल्कि नैतिक सरकड़ा का एक परिणाम है। इसका एक भाग नैतिक दुविधा है। कोलबर्ग के सिद्धांत में 3 लेवल हैं तथा 6 स्टेज हैं। इसमें 3 तो लेवल हैं और 6 स्टेज हैं। तो कौन सी हैं वो हम पढ़ते हैं। पहली अवस्था है पूर्व परंपरागत अवस्था। 3 से 10 वर्ष के बच्चे आते हैं इसमें। पूर्व परंपरागत अवस्था में 3 से 10 वर्ष के बच्चे आते हैं। तो इसमें भी कुछ स्टेज है, जैसे फर्स्ट है दंडान्मुख अवस्था या आज्ञा पालन। इसमें क्या होता है कि बच्चे मानते हैं कि बड़ों की बात माननी चाहिए, नहीं तो उनको दंड मिलेगा। ये होती है दंड उन्मुक्ता अवस्था। दूसरी है साधनात्मक उन्मुक्ता। इसमें बालक सोचता है कि यदि हम दूसरों की इच्छा पूरी कर देंगे तो वे भी हमारी इच्छा पूरी करेंगे। बालक सोचता है कि हम दूसरों की इच्छा पूरी कर देंगे तो वो भी हमारी इच्छा पूरी करेंगे। इस अवस्था में जो पूर्व परंपरागत अवस्था होती है, इस अवस्था में नैतिकता होती है वो अनुपस्थित होती है। नैतिकता का आधार बड़े लोग या माता पिता होते हैं। पूर्व परंपरागत अवस्था है उसमें नैतिकता अनुपस्थित होती है, केवल बड़े लोग और माता पिता इसका आधार होते हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरी अवस्था। दूसरी अवस्था है परंपरागत अवस्था। परंपरागत अवस्था होती है इसमें 10 से 13 वर्ष के बच्चे आते हैं। 10 से 13 वर्ष तक की होती है परंपरागत अवस्था। इसमें कौन सी स्टेज है? इसमें थर्ड स्टेज है कि अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, और फोर्थ है कानून व्यवस्था। तो अच्छा लड़का और अच्छी लड़की में क्या होता है कि इसमें बच्चे सोचते हैं कि यदि हम कोई अच्छा काम करेंगे तो हमारे माँ बाप हम पर गर्व करेंगे। कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हम पर गर्व करेंगे। कानून व्यवस्था में इस अवस्था में किशोर जो होते हैं वो सोचते हैं कि समाज अच्छे से चल सके, इसके लिए कानून के द्वारा बनाए गए दायरे के अंदर ही रहना चाहिए। इस अवस्था में किशोर ये सोचते हैं कि जो भी समाज अच्छे से चले, इसके लिए कानून के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं हम उसी के दायरे में रहेंगे। ये जो अवस्था होती है पूर्व परंपरागत अवस्था थी, उसमें क्या था कि नैतिकता अनुपस्थित होती है। जो परंपरागत अवस्था होती है इस अवस्था में नैतिकता समाज के द्वारा आती है, उसमें अनुपस्थित होती है और उसका आधार माँ बाप होते हैं और बड़े लोग होते हैं। और इस अवस्था में नैतिकता समाज के द्वारा आती है। अब हम पढ़ेंगे तीसरी, जो है पश्च परंपरागत अवस्था। पश्च परंपरागत अवस्था ये 13 वर्ष से आगे की अवस्था होती है। इसमें 5th स्टेज है सामाजिक अनुबंधन। सामाजिक अनुबंधन में क्या होता है कि इस अवस्था में व्यक्ति यह सोचने लगता है कि कुछ मूल्य, सिद्धांत और अधिकार कानून से भी ऊपर हो सकते हैं और वो समाज के लिए कार्य करता है। कि कुछ मूल्य होते हैं, सिद्धांत और जो अधिकार होते हैं वो कानून से भी बढ़कर होते हैं, तो वो समाज के लिए कार्य करता है। और जो 6 होती है वो होती है सार्वभौमिक नैतिकता। सार्वभौमिक नैतिकता में इसमें व्यक्ति सोचता है कि मेरा भला हो या ना हो, लेकिन दूसरों का भला होना चाहिए। ये होती है सार्वभौमिक अवस्था। पश्च परंपरागत अवस्था में जो नैतिकता होती है वो स्वयं उत्पन्न होती है। पूर्व परंपरागत अवस्था में नैतिकता अनुपस्थित होती है, लेकिन उसका आधार माँ बाप होते हैं। परंपरागत अवस्था में नैतिकता समाज के द्वारा आती है और पश्च परंपरागत अवस्था में नैतिकता स्वयं उत्पन्न होती है, न कि समाज द्वारा। कोलबर्ग के सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी हुई थी। तो जो आलोचना करी थी वो कैरोल गिलिगन है, जिनके द्वारा कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना हुई। कोलबर्ग ने महिलाओं की नैतिकता को अनदेखा किया है। कोलबर्ग का मानना है कि महिलाओं में देखभाल का
देखभाल की नैतिकता होती है तथा पुरुषों में न्याय की नैतिकता होती है। कॉलबर्ग ने कहा है कि महिलाएं हैं उनमें तो देखभाल की नैतिकता होती है और जो पुरुष होते हैं उनमें न्याय की नैतिकता होती है। तो ये था नैतिक विकास का सिद्धांत कॉलबर्ग ने जो दिया है। अब हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी सिद्धांत, जिसे दिया है यूरी ब्रूनहेन द्वारा। पारिस्थितिकी सिद्धांत को तो बालक का संबंध आसपास के मंडल या वातावरण से प्रभावित होता है। तो बालक का संबंध होता है वो आसपास के वातावरण से प्रभावित होता है। तो इन्होंने यानी कि ब्रेनर ने पारिस्थितिकी परख के जो 5 स्तर बताए हैं वो कौन कौन से स्तर हैं उनको हम पढ़ते हैं डिटेल में। तो पहला है लघुमंडल, दूसरा है मध्य मंडल, तीसरा वायुमंडल, चौथा है बृहत मंडल और पांचवा है घटक मंडल। लघुमंडल को बोलते हैं माइक्रो सिस्टम, मध्य मंडल मीसो सिस्टम, वायुमंडल एक्सो सिस्टम और बृहत मंडल मैक्रो सिस्टम, घटक मंडल क्रोनो सिस्टम। ये 5 मंडल बताए हैं ब्रेनर द्वारा बताए गए हैं। तो पहला जो लघुमंडल होता है उसमें क्या होता है कि परिवार जो बच्चा होता है वो परिवार मित्र पड़ोसी विद्यालय से अंतःक्रिया करता है। परिवार मित्र पड़ोसी विद्यालय के साथ अंतःक्रिया करता हुआ बालक आता है लघुमंडल में। मध्य मंडल में होता है कि परिवार पास पड़ोस विद्यालय का आपस में संबंध कैसा है बच्चे के साथ में, वो आता है मध्य मंडल में। वायुमंडल में आता है माता पिता का कार्यस्थल जैसे मंदिर मस्जिद स्कूल, ये सब वायुमंडल में आता है। बृहत मंडल में रीति रिवाज मूल्य परंपराएं प्रथाएं, ये सब बृहत मंडल के अंदर आता है। घटक मंडल या घटना मंडल में पर्यावरण में बदलाव होता है। जो बच्चा होता है वो माता पिता के रहन सहन से अलग होकर अलग रहना पसंद करता है। इसमें क्या होता है कि बच्चा माता पिता के रहन सहन से अलग होना चाहता है, अलग होता है माता पिता के रहन सहन से। तो ये था पारिस्थितिकी सिद्धांत। अब पढ़ेंगे हम भाषा विकास का सिद्धांत है जिसे दिया था नोम चॉम्स्की द्वारा। भाषा विकास का सिद्धांत दिया था नोम चॉम्स्की ने। चॉम्स्की अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्हें चॉम्स्की को आधुनिक भाषा का जनक भी कहा जाता है। चॉम्स्की के अनुसार बालक में व्याकरण एवं भाषा को सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। तो चॉम्स्की वो कहते हैं कि जो बालक होता है उसे उसमें व्याकरण एवं भाषा को सीखने की एक जन्मजात क्षमता होती है। तो क्षमता जो होती है बच्चे के अंदर वो कैसी होती है, जन्मजात होती है वो क्षमता। चॉम्स्की के अनुसार बालक में भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है जिसे एलईडी बोला जाता है। इसकी ये फुल फॉर्म है। नाम चॉम्स्की द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1959 में किया गया था। तो ये सिद्धांत है भाषा विकास का सिद्धांत जिसे दिया था नोम चॉम्स्की द्वारा। अब है सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद सिद्धांत जिसे दिया था वाइगोत्स्की ने। सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद सिद्धांत को किसने दिया था, वाइगोत्स्की ने। तो सामाजिक विकास का सिद्धांत, इसे सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद सिद्धांत को सामाजिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। सामाजिक संरचना एवं निर्मितवाद का सिद्धांत भी कहते हैं इसे। विकास का सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद सिद्धांत को सामाजिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक संरचना एवं निर्मितवाद का सिद्धांत और विकास का सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने इनके कौन से जो शब्द हैं वो प्रमुख शब्द हैं कौन कौन से हैं वो पढ़ेंगे हम। जैसे कि स्कैफोल्डिंग में जैसे पहाड़ मचान, ये शुरुआत में दी गई सहायता होती है, टेम्परेरी सहायता होती है, ये अस्थायी सहायता होती है ये। दूसरा ज्यादा ज्ञानी, दूसरा MKO। तीसरा है निजी सहायता जैसे प्राइवेट स्कूल, ये 3 से 6 वर्ष के बच्चे में पाई जाती है।
प्राइवेट स्पीच। नजदीकी, समीपी या संभावित क्षेत्र दिया था इन्होंने, जैसे कि ZPD, ये अस्थायी सहायता होती है बच्चे के लिए। अब इन्होंने कहा है कि भाषा होती है वो विचार से पहले आती है। बच्चे के अंदर भाषा का विकास होता है वो विचार से पहले होता है, भाषा विचार से पहले आती है, ये कहा है वाइगोत्स्की द्वारा। वाइगोत्स्की ने कहा है कि बच्चे आपस में अपने समवयस्कों से अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं, ये कहा है वाइगोत्स्की के द्वारा। तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत हो गया सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद सिद्धांत। अब हम पढ़ेंगे नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसे दिया था जीन पियाजे द्वारा। नैतिक विकास का सिद्धांत जिसे दिया है जीन पियाजे ने। तो सबसे पहले नैतिकता की जो बात करी थी वो जीन पियाजे द्वारा की गई थी। नैतिकता की बात सबसे पहले जीन पियाजे ने की थी। इन्होंने नैतिकता के 3 स्तर बताए थे। नंबर 1 नैतिक यथार्थता, नैतिक समानता और नैतिक सापेक्षता। कौन से 3 स्तर बताए हैं कि नैतिक यथार्थता, नैतिक समानता और नैतिक सापेक्षता। ये थे नैतिक विकास का सिद्धांत जो जीन पियाजे ने दिया था। तो आज हमने पढ़ा विकास के सिद्धांत और उनके प्रवर्तक।